नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडियन नेवी अपने मैरीटाइम कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए इंडियन ओशियन रीजन में एक स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस बनाने पर फोकस कर रही है। इसके लिए नेवी की एक फ्लीट एयर टू एयर रिफ्यूलर खरीदने का प्लान कर रही है, जो उनके फाइटर जेट्स और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की रेंज और ऑपरेशनल टाइम को बढ़ाने का काम करेगी। इंडियन ओशियन रीजन एक स्ट्रेटेजिक एरिया है जहां से दुनिया के मेजर ट्रेड्स रूट गुजरते हैं और यहां हैवी मैरीटाइम ट्रैफिक होता है। इस वजह से यहां एक कंटिन्यूअस नेवल सर्विलियंस और जल्दी रिस्पांस देने की जरूरत होती है, जो मिड एयर रिफ्यूलिंग से ही पॉसिबल है। नेवी अभी अपने करियर बेस्ड फाइटर जेट को भी अपग्रेड कर रही है, जिसमें 26 राफेल एम और 87 टेडबिया फाइटर जेट को ऐड करने का प्लान है, जिससे 2030 तक इनके टोटल जेट 60 प्लस हो जाएंगे और 2040 तक 120 प्लस तक पहुंच जाएगी। इन सबको सपोर्ट करने के लिए इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का होना जरूरी है। नेवी के पास अभी 12 P-8I एयरक्राफ्ट है और फ्यूचर में 6 C-295 MPA एयरक्राफ्ट होंगे, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर और लॉन्ग रेंज सर्विलेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबल है। रिपोर्ट के हिसाब से नेवी 4 से 5 ईयर्स में 3 इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट लेने वाली है, जो उनके फाइटर जेट और MPA को सपोर्ट करेगा। ओवरऑल ये स्टेप नेवी के लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को काफी बूस्ट करेगा। इंडियन आर्मी एक नए तरीके से अनएक्सप्लॉयड बॉम्ब और डेंजरस डिवाइस को सेफली क्लियर करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। इस प्रोजेक्ट का फोकस है रोबोट का यूज करना, जो रिमोट कंट्रोल के थ्रू चलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बॉम्ब्स और माइंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोल्जर को करीब जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सिस्टम सोल्जर की सेफ्टी के साथ साथ डेंजरस जोन में काम करने की एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा। ये रोबोटिक सिस्टम मल्टी फंक्शनल होंगे, मतलब ये ना सिर्फ बॉम्ब और एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करेगा बल्कि उन्हें आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज भी करेगा। इन रोबोट्स का डिजाइन ड्यूरेबल और अडेप्टेबल होगा, ताकि ये हर तरह के टेरेन में काम कर सकेगा, जो डेंस फॉरेस्ट से लेकर अर्बन एरिया तक होगा। इंडियन आर्मी के लिए ये टेक्नोलॉजी इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका काम कंटेस्टेड बॉर्डर और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरिया में माइंस क्लियर करने का भी होता है। इस प्रोजेक्ट के लिए आर्मी प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करेगी, जो AI और डिफेंस टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड होंगे। यानी कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ये सिस्टम बनेंगे, जो आर्मी की जरूरत के मुताबिक होगी। ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी आर्मी के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स का एक हिस्सा है, जो सोल्जर की सेफ्टी के साथ एफिशिएंसी और ऑपरेशनल रेडीनेस को भी बूस्ट करेगा। यह सिस्टम सिर्फ सोल्जर को खतरा से बचाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि माइंस और एक्सप्लोजिव क्लियर करने की स्पीड और स्किल को भी बढ़ाएगा। इंडियन आर्मी का ये कदम नए जमाने की वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। 1980 के दौरान जब इंडिया अपने LCA प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा था, तब अमेरिका के नॉर्थरोप ग्रुमन ने एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल दिया था। उन्होंने कहा कि वो अपने F-20 टाइगर शार्क फाइटर जेट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में शिफ्ट करने के लिए तैयार है। ये ऑफर इंडिया के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। F-20 टाइगर शार्क एक मॉडर्नाइज्ड फाइटर जेट था, जो जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन पर चलता था, जो बाद में LCA तेजस में भी यूज हुआ। इसमें एडवांस एवियोनिक्स, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल और हाई स्पीड जैसे फीचर्स थे। ये एक लो कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस जेट था, जिसका प्राइस सिर्फ $10.7 मिलियन था। अमेरिका ने इस जेट को एक्सपोर्ट के लिए बनाया था, पर अमेरिका खुद इसे यूज नहीं किया। नॉर्थरोप ग्रुमन के प्रपोजल से इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक सीखने का मौका मिलता, लेकिन इंडिया ने इस ऑफर को रिजेक्ट करके अपने इंडिजिनस LCA प्रोग्राम पर फोकस किया, क्योंकि उस वक्त देसी कैपेबिलिटी डेवलप करना जरूरी था। वैसे भी F-20 प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सका और सिर्फ 3 प्रोटोटाइप बने, जिनमें से 2 क्रैश हो गए और F-16 जैसे फाइटर जेट के सामने ये कंपटीशन में टिक नहीं पाया। वहीं US गवर्नमेंट ने भी F-20 को सपोर्ट नहीं किया, जो इसका डाउनफॉल का एक रीजन बना और आखिर में इंडिया के LCA प्रोग्राम का डिसीजन सही साबित हुआ। आज तेजस जेट इंडियन एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स का मेन पार्ट है। ये सारी चीजें दिखाती है कि सेल्फ रिलायंस और लॉन्ग टर्म विजन कितना जरूरी है। इसलिए फॉरेन जेट से ज्यादा तेजस MK2 टेडबीएफ और AMCA पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि DRDO फ्यूचरिस्टिक रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी इंडियन आर्मी के प्रिलिमिनरी स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट का इंतजार हो रहा है। ये PSQR ये डिफाइन करेगी कि नई टैंक की टेक्निकल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या होगी। FRCB प्रोग्राम को 3 दिसंबर को डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल के द्वारा अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है।
जो इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का ग्रीन सिग्नल है। FRCB का मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन आर्मी के पुराने टैंक को रिप्लेस करना और उन्हें मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए तैयार करना है। ये नई टैंक ज्यादा फायर पावर, मोबिलिटी और सर्वाइबिलिटी के साथ डिजाइन की जाएगी और इनमें मॉड्यूलरिटी होगी, जिससे अलग अलग मिशन के लिए कस्टमाइज किया जा सकेगा। DRDO ने इस प्रोग्राम के लिए पहले से ही अपनी एक्सपर्टीज और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज करके ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। यह प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, जो इंडिया को डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का एक और फायदा यह है कि ये इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा, जिनमें DRDO प्राइवेट कंपनी और MSME के साथ कोलैबोरेट करेगा, जो इंडियन इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी दोनों को फायदा देगा। ये सिर्फ एक टैंक का डेवलपमेंट नहीं, बल्कि इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाने की तरफ एक और कदम है। जब PSQR रिलीज हो जाएगा तो प्रोग्राम के अगले फेज यानी कि डेवलपर को सिलेक्ट करना, RFP इशू करना और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। DRDO का ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी को फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार करना है और इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश है। इंडियन नेवी ने एक UAV सर्चर MK2 को रिटायर कर दिया है। ये UAV जो 2002 में नेवी का हिस्सा बना था, जो 22 ईयर्स तक समुद्री बॉर्डर की सुरक्षा और रिकॉनेसेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दिसंबर 10, 2024 को कोच्चि के INS गरुड़ा बेस पर एक खास सेरेमनी में इसे ऑफिशियली डी इंडक्ट किया गया। एडमिरल उपाल कुंदू और कई नेवल ऑफिसर ने इस हिस्टोरिक मोमेंट में शामिल होकर इस ड्रोन के योगदान को सैल्यूट किया। सर्चर MK2 काफी एडवांस UAV था, जो एंटी पायरेसी पेट्रोल, मैरीटाइम सर्विलियंस और डिजास्टर रिस्पांस मिशन जैसे क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता था। इसके हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग और इंडोरेंस कैपेबिलिटी ने नेवी के लिए इम्पॉसिबल मिशन को भी पॉसिबल बनाया। एडमिरल कुंदू ने कहा कि यह सिर्फ एक UAV नहीं था, बल्कि नेवल ऑपरेशन में एक नई सोच और नए टूल्स लाने का प्रतीक था। ये ड्रोन समुद्री सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसके रिटायरमेंट के साथ नेवी नए और एडवांस UAV की तरफ ट्रांजिशन कर रही है, जिनमें AI और इनहैंस सेंसर टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर होंगे। नेवी का फोकस हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस ड्रोन पर है, जो अनमेंडेड सिस्टम के नए दौर का प्रारंभ करेगा। नेवी स्पोक पर्सन ने कहा कि सर्चर MK2 एक लेगेसी छोड़कर जा रहा है, जो नए UAV के साथ और मजबूत होगी। ये सेरेमनी सिर्फ एक मशीन को अलविदा कहने की नहीं, बल्कि नेवी की इवॉल्विंग स्ट्रेटजी का प्रदर्शन था। सर्चर MK2 ने 22 ईयर्स तक अपनी ड्यूटी पूरा किया और आज नए और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जगह छोड़ रहा है, और इंडियन नेवी अपनी अनमेंडेड सिस्टम की कैपेबिलिटी को और आगे ले जाने के लिए तैयार है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।